उससे उन सिद्धांतों के आधार पर हम बहुत अच्छी तरह से हम अपना ये ज्योतिष के ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से यह जो राशि है इसके आधार पर हम रोगों को जान सकते, कौन सा ऐसा व्याधि है, वह व्याधि किस राशि के साथ ताल्लुकात रखता है, मेष राशि से संबंधित शरीर का अर्गन कौन कौन से है, और मेष राशि से संबंधित किस तरह के जो रोग है वो उत्पादन होते हैं। ऐसे ही वृष राशि से संबंधित ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, और ऐसे ही रोगोत्पत्ति किन किन अंग में, शरीर के किन किन क्षेत्र में रोगोत्पत्ति होने का संभावना वृष राशि के माध्यम से हमें पता चलता है। इसको जानना बहुत कंपलसरी है। बस आज जो भी चीज हम बताएंगे उसको बिल्कुल आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत बड़ा मायने रहता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कल जो बात किए थे स्थिर चर आदि राशियों के बारे में, अगर कोई चर राशि है तो उसका क्या प्रभाव होगा, अगर स्थिर राशि है तो उसका इंसान के शरीर में किस तरह का प्रभाव होगा। कल हम लोगों ने पंच महाभूत के आधार पर भी राशियों को हम लोगों ने जोड़ने और देखने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आज हम इसी कड़ी पे हम आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से राशियों का हमारे शरीर में, शरीर का जो ऑर्गन्स है वहां पर प्रभाव होता होगा। मेष राशि, जब हम 12 भाव को देखते हैं, आप जरा अपने कुंडली में, अपने कॉपी में आप 12 खाने बनाइए, जैसे हमने कल बनाए थे। 12 भाव बनाइए आप लोग अपने एंड से, अपने पास से आप बनाइए जरा, क्योंकि यही एक बेहतरीन प्रैक्टिस का जरिया है। और हमने अपने गुरुकुल में ज्योतिष को इसी तरह से सीखा हुआ है। मुझे लगता है कि आप ज्योतिष को दूसरों को सिखा सकते हो। सिखाने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष में ना याद करने जैसा इतना कोई बात नहीं होती, बस रोज आप एक लाइन से आप रोज अभ्यास करते रहो, एक सीरियसली आप चलो, और रोज आप उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा इसमें आनंद आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर 12 भाव बना रहा हूं। आज कुछ बड़ा भाव बनाएंगे, खाने कुछ बड़ा बनाएंगे आज। आप लोग भी अपने पेपर में, अपने एंड से काफी थोड़ा बड़ा बना लो, पूरा एक पेपर में आप इसको बना लो, ताकि एक सेकंड, रोगों से संबंधित, राशियों से संबंधित जो विचार है वो आप यहां पर नोट कर सको। चलो, जैसे भी बना है, यह फर्स्ट हाउस, इसे हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न हाउस, फर्स्ट हाउस, मेष राशि का स्थान, सूर्य पूर्व दिशा से सुबह उदय होता है, तो यह पूर्व दिशा है। ये आगे जो है ये पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा को इंगित करता है, यह पश्चिम दिशा को इंगित करता है, यह उत्तर दिशा को, हो गया ना काम।
आप लोगों ने बनाया होगा अपने एंड से। कृपया आप लोग कैमरे को खोलिए और ऑडियो को बंद करिए। तो ये यहां पर लिखिए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से संबंधित विचार हम इस जन्म कुंडली के इस भाव से, इस जगह से करेंगे। यहां पर लिखिए आप पश्चिम दिशा, यहां से आप लिखिए उत्तर दिशा, और यहां से हम लिखेंगे दक्षिण दिशा। ये दिशाओं का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली में। मान लीजिए, मैं जस्ट अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको कि ये जन्म कुंडली है, और जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपके यहां पर बैठा हुआ है इस जगह में, और उस ग्रह से संबंधित आप कुछ चीज देख रहे हो। अब ये इसका मतलब है इस भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपके घर से पूर्व दिशा की ओर वो इंगित कर रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। यानी कुछ है ऐसा जो पूर्व दिशा की ओर प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। मान लीजिए, मान लो कि यह मेष राशि है, यहां पर 1 लिखा है, इसका मतलब है मेष राशि, और मेष राशि का मालिक जाकर के यहां पर बैठा हुआ है, यहां बैठा है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? पूर्व दिशा में विद्यमान मेष का जो मालिक है वो दक्षिण दिशा में जाकर के बैठा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि आप जो है काम करने के लिए किस दिशा में जाओगे? क्योंकि ये दशम भाव जो होता है वो काम के लिए होता है, कर्म भाव होता है ये। अब यहां पर अगर कोई नंबर है, मान लो 2, इसका मालिक है शुक्र, और ये जाकर के यहां पर बैठ गया, मान लो यहां पर बैठ गया शुक्र, यहां बैठ गया, इसका मतलब क्या समझेंगे? 7वां जो भाव है वो पत्नी के लिए देखा जाता है। आप अभी शादी करने वाले हो तो आप क्या देखोगे भाई? 7वां यानी पत्नी के स्थान वाला जो ग्रह है वो चौथे स्थान यानी उत्तर दिशा की ओर वाले भाव में बैठा है। इसका मतलब है पत्नी जो हमें मिलेगी वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर मिलेगी। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखना होता है इन चीजों को समझने के लिए। अभी जस्ट आप ये समझ लो इन दिशाओं का क्या क्या इसका मायने रह सकता है। दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण दिशा की ओर मिलेगी, पूर्व मतलब पूर्व दिशा की ओर मिलेगी, उत्तर मतलब उत्तर, और पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा की ओर मिलेगी। सबसे पहले आप इस फर्स्ट हाउस में लिखिए मेष राशि, यहां 1 लिखिए। 1 का मायने है मेष। संबंधित अंग के बारे में सबसे पहले ये हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन का जो मस्तिष्क है वो फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे। ब्रेन का मस्तिष्क, अगर किसी के ब्रेन से रिलेटेड कुछ देखना है तो आपको ये फर्स्ट हाउस में अपना ध्यान रखना होगा। फर्स्ट हाउस के ग्रह कैसे है, फर्स्ट हाउस में दूसरे भाव से ग्रहों की कैसी दृष्टि, कैसे नजर है, यहाँ भाव कितना बलशाली है, यहाँ बैठा हुआ ग्रह कितने बली है। फर्स्ट हाउस से हमें ये सामने नजर आता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? मस्तिष्क, सिर के बाल। फर्स्ट हाउस से हमने क्या देखना है? सिर के। आपके पास कोई आदमी आया, वो बोलता है कि सर मेरे मतलब खलबाटा, मेरे सिर में बाल उतर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तमाम तरह की बातें। तो हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डायग्नोस है वो हम करेंगे, बट अगर हमें कुंडली भी देखना होगा, आपने तमाम तरह के ट्रीटमेंट दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? उसके जन्म कुंडली बना करके उसके फर्स्ट हाउस को हम देखेंगे। फर्स्ट हाउस में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं। अगर रुक्ष प्रकृति का ग्रह जैसे शनि है, वो वात कारक ग्रह है, अगर वो ग्रह बैठा हुआ है तो एक तरह का उसके बालों में प्रॉब्लम देगा। अगर चंद्र शुक्र से संबंधित कुछ जलीयांश वाला ग्रह बैठा हुआ है, कफ प्रकृति वाला, तो वो वहां पर थोड़ा सा कुछ बालों में, सिर में डैंड्रिफ वगैरह देगा। इस तरह की चीजें है ना, उसको हमें उधर आयुर्वेद से उसको जोड़ना होगा। समझ में आया? सिर के बाल, यहां से हमें मस्तिष्क, हमारे चाहे वो आंख हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे बाल हो, यह सभी जो चीज हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे
और देखने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए जो ग्रह है, जो राशि है, वो किस तरह से अपने प्रभाव उसके सिर में, उसके बालों में, है ना, समग्र रूप से हम देखेंगे। सिर का मतलब आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, बाल भी है, सब कुछ है। ब्रेन में जितने भी है, यानी हमारे गर्दन से ऊपर के जो, लेकिन और ज्यादा सूक्ष्मता के लिए आगे हम समझेंगे, लेकिन समग्र रूप से सिर का मतलब ये सारा ही हो गया। जहां बाल उत्पन्न हो रहे बस वही सिर नहीं है। सिर का मतलब आंख वाला एरिया, नाक हो गया, मुंह हो गया, लीप हो गया, ये सारे गले के ऊपर सभी सिर में ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट हाउस से हम, जिस किसी का फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके याददाश्त की कमी हम समझ सकते हैं, क्योंकि याददाश्त हालांकि हृदय से जुड़ा हुआ क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे न्यूरॉन से भी जुड़ा हुआ है वो याददाश्त में, है ना, याद होना, धारणा शक्ति, सारे हमारे क्या है, मस्तिष्क से जुड़े हुए क्रियाएं हैं। तो मस्तिष्क जहां दिमाग में आएगा वहां हमारा फर्स्ट हाउस देखना होगा, यानी मेष राशि की हम बात कर रहे हैं। अभी हम बेसिकली हाउस भी नहीं देख रहे, यहां पर अभी हम मेष राशि को देख रहे। जैसे ही मेष राशि का कहीं जिक्र होगा तो वहां ब्रेन और सिर के बाल ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मेष राशि रोगोत्पादन के संदर्भ में जहां दिमाग में मेष राशि आएगा, अब ये मेष राशि यहां भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना, यहां भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना। कहीं भी अगर वान लिखा हुआ है यानी वह मेष राशि है, तो उस संदर्भ में ये मेष राशि के हिसाब से एक मायने क्या होगा कि इसके बाल और सिर के जो कारक जो राशि है वो यहां बैठा है, अगर ये 9 में बैठा है। लेकिन सिर का मुख्य स्थान जो है वो फर्स्ट हाउस है भाव के हिसाब से, बट राशि के हिसाब से हमने मेष देखा। तो ऐसे में मान लो कि उसके लग्न भाव भी खराब है, यहां पर भी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव है, और वान नंबर यानी मेष राशि इस भाव में है, 9 में या कहीं भी है, तो वहां पर भी अगर नेगेटिव प्रभाव होगा, तो दोनों जगह अगर नेगेटिव प्रभाव होंगे तो क्या होगा, जरूर है कि उसके मस्तिष्क से संबंधित कुछ व्याधि होगा, क्योंकि मस्तिष्क को प्रतिपादित करने वाले फर्स्ट हाउस द्वादश भाव के हिसाब से, यानी 12वां ये जो खाने हैं उस खानों के हिसाब से फर्स्ट हाउस ब्रेन को देखता है और मेष राशि ब्रेन को देखता है। तो यहां पर भी कमजोरी है फर्स्ट हाउस में, और मेष राशि में भी कमजोरी है। तो समझ लीजिए कि मस्तिष्क और सिर के पास। जहां तक रोग उत्पादन की बात है तो नेत्र रोग लिखिए जरा यहां पर आप। मेष राशि का मतलब है नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित व्याधि, मुख के व्याधि, आंख के व्याधि, मुख के व्याधि, मेद, मेद से संबंधित व्याधि, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रही है, उन्माद हो या अनिद्रा हो, इन कुछ स्पेसिफिक व्याधि में मेष राशि ही कार्यकारिणी भाव से जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं मेष राशि ही पीड़ित होना चाहिए। जब भी कभी आपके सामने इस तरह के पेशेंट आए तो आपके दिमाग में यह बात जरूर आनी चाहिए कि इसके मेष राशि पीड़ित है या नहीं। वो बाद में हम सीखेंगे, पीड़ित से संबंधित किस तरह से पीड़ित देखेंगे। अभी बस ये नोट कर लो, वृष राशि, वृष मीन्स दो, दो जहां लिखा है वो वृष, और उसका मालिक है शुक्र, मेष का मालिक है मंगल। शुक्र है, दो का मतलब वृष राशि, मालिक है शुक्र। अगर हम शरीर के अंग के बात करेंगे या कुछ अर्गन्स के बात करेंगे तो हमारे आंख और कान, आंख और कान से संबंधित व्याधि को समझने के लिए वृष राशि को देखना है। नाक और गाल से संबंधित व्याधि को देखने के लिए भी हमें वृष राशि को देखना है। ओठ, दांत, मुंह, जिह्वा, गला, यह सभी वृष राशि से भी देखना पड़ेगा। मेष और वृष, विशेष करके वृष राशि से हम आंखों को, हमारे शरीर में जो लेफ्ट आंख जो आई है, ये यहां से लेफ्ट और यहां से राइट,
ठीक है। हमारे पूरे शरीर का लेफ्ट भाग इधर प्रतिपादित, इधर जो है संबंधित है, यहाँ लेफ्ट, शरीर के लेफ्ट अर्गन, और इधर राइट अर्गन को वो करता है। ठीक है जी। तो हमारे जो लेफ्ट साइड के जो आंख है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह के नेगेटिव ग्रह होंगे, जैसे राहु हो गया इन्फेक्शन देने वाला, जैसे मंगल हो गया, जैसे शनि हो गया, इस तरह के ग्रह है यहाँ पर, या इस ग्रह के जो राशि है षष्ठांश कुंडली में खराब है, क्रूर षष्ठांश में, वो बाद में हम समझेंगे। तो इसका मतलब है, अब ब्रिजेंद्र जी के आंख में चश्मा है, तो वो जरा चेक करे कि सेकंड हाउस में उनका किस तरह का संबंध है, या सेकंड हाउस या ये 12वां हाउस। अगर आपके राइट हैंड में ज्यादा दिक्कत है तो 12वां हाउस को देखिए, अगर लेफ्ट हैंड में ज्यादा दिक्कत है तो सेकंड हाउस को देखिए। भाव बल को देखना है, भाव बल से पता चलता है ये भाव कितने बलशाली है, कमजोर है या बली है, और राशि के बल देखेंगे, और यहां अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के बल देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बस समझने वाली बात है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाएंगे। ठीक है। रोगोत्पत्ति, अब क्या क्या यह रोग उत्पन्न कर सकता है वृष राशि? एक तो गले के व्याधि, गला, एक तो अभी हमने कहा रोगों में आंख की व्याधि, और साथ में हमारे गले में जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली, श्वास प्रश्वास का जो नली होता है गले में, बहुत वहां जो इन्फेक्शन वगैरह जो होती है, वो वृष राशि से संबंध रखने वाले व्यवस्थाओं को हम वहां से देखते हैं। बहुधा ऐसा देखा गया है जिनके एस्थमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या गले में खराश होता रहता है, एस्थमा भी हम नहीं कहेंगे, अभी बाद में आएगा वो, जहां गले में खराश होना बहुत ज्यादा गले में खराश हो रही है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां देखा गया है कि वृष राशि बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रहों से पीड़ित होता है। वृष मीन्स यहाँ पर है, और इसका मालिक है शुक्र, 2 नंबर जहां लिखा है वो वृष। ठीक है। अब आ गया 3 जहां लिखा है, अब ये 3 कहीं भी लिखा हो आपके कुंडली में, कहीं भी लिखा हुआ हो, चाहे यहाँ 3 लिखा हो, चाहे इन भाव में से कहीं भी 3 लिखा हुआ हो, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वह 3 जहां लिखा है उस भाव के लिए हमें यह समझना है। हालांकि भाव का अलग परिणाम होगा, बाद में हम समझेंगे, बट अभी हमने यहाँ सिर्फ राशि के संदर्भ में देखना है। तो आप लिखिए जरा मिथुन राशि, इसका मालिक है बुध। इसका मालिक कौन है? बुध है। अगर हम बुध के लिए अंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो बुध जो है वो कंठ यानी हमारे घाट, जो गले में जो कंठ है, ग्रीवा, थोड़े से नीचे, कंठ के नीचे ग्रीवा, कंधा, कंधे हो गए, भुजा, शरीर की कोहनी, ठीक है, ये मिथुन राशि से संबंध रखने वाले हैं। हाथ के मणिबंध, हथेली, वक्ष और स्तन, नोट करिए जरा, मिथुन राशि किन किन भावों में, किन किन स्थानों में अपना प्रभावित कर रहा है। किसी के अगर मणिबंध में दर्द बहुत ज्यादा होती है तो मिथुन राशि को देखना है। किसी के अगर हथेली में, हाथ के हथेलियों में से पसीना बहुत ज्यादा आती है तो मिथुन राशि को देखना। किसी के वक्ष स्थल में कुछ भी समस्या है तो मिथुन को देखना। किसी के लेडीज के ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मिथुन राशि को देखना। कहीं ना कहीं यह राशि वहां पर अपना नेगेटिव प्रभाव जरूर दे रहा होता है। हाँ, कभी कभी लग्न भाव में नहीं देता, षष्ठांश कुंडली में देखना पड़ेगा, त्रिशांश कुंडली, यह सभी रोगों को जानने वाले हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। षष्ठांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली से कैसे देखे, लग्न कुंडली को वहां पर ले जाकर के कैसे जोड़े, सभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन थर्ड हाउस का मतलब यही है कि हम विशेष करके, यानी कि मिथुन राशि, हमारे गला, हमारे ग्रीवा, गले से निचले वाला भाग, कंधा, हमारे भुजाएं, हाथ की भुजाएं, कोहनी, और
नीचे हाथ के मणिबंध, हथेली और वक्षस्थल और स्तन, ये सभी मिथुन राशि से संबंध रखने वाले अंग है। अगर हम रोग उत्पादन से रिलेटेड बातें पूछेंगे, बताएंगे, तो मिथुन राशि जो है वो बुध से संबंधित, बुध इसका मालिक है। बुध को हम बताते आए हैं कि शरीर में जो नर्व सिस्टम है वहां उसका प्रभाव होता है। हमारे शरीर में कहीं भी जो जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है जो ब्लड को आगे सर्कुलेट करती है, वहां पर बुध का प्रभाव होता है। स्किन में भी बुध का असर होता है। अगर किसी के स्किन डिजीज है, अगर किसी को चर्म विकार हो, कुछ भी किसी भी तरह का, तो वहां बुध ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव प्रभाव को लिए बैठा हुआ रहता है। उसको अच्छी तरह से हमें पकड़ना होगा। तो अगर हम रोगोत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ हमें ज्यादातर रक्त विकार दिखता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि में हम विशेष करके रक्त विकार को देखेंगे। खून से संबंधित जो विकार है उसको हम देखेंगे। अब मुझे बताएंगे जरा कि बुध महाभूतों में से कौन सा महाभूत संबंध रखता है? बुध का महाभूत कौन सा है? पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत, क्या बात है, पृथ्वी महाभूत से संबंध रखने वाला है बुध। बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैं पीछे के पूछता जाऊंगा, याद भी करते रहिएगा। और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हम गिफ्ट देंगे। अभी थोड़ा हमारा सिस्टम बस सुधरने दीजिएगा, ये वेबसाइट वाला, तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेगा यहाँ से, जो अच्छी तरह से हमारे सवालों का जवाब देंगे बाद में। हम एक बेहतर गुरु बनेंगे आपके सामने, और आप भी एक बेहतर शिष्य बनिए या चेला बनिए या आप एक विद्यार्थी बनिए, जो भी बनिए, तो उसमें ना बड़ा आनंद आता है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को। इस तरह का एक माहौल जरा क्रिएट हो, ऐसा अगर एक व्यवस्था बन जाए जहाँ से हम जो आपको ज्योतिष पढ़ा रहे उसका विशेष भाव आपके मन में आ जाए। देखो, सम्मान और श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है विद्या अर्जन के लिए। सरस्वती माता तभी आपके हृदय में निवास करेगी जब आप पढ़ने वाले विषय और पढ़ाने वाले गुरु, इन दोनों के प्रति आप सम्मान करते हो। एक सेकंड। तो एक तो रक्त विकार जो है इसको हमें विशेष देखना है मिथुन राशि में। अगर मिथुन राशि में कोई भी जा रहा है ग्रह, ट्रांजैक्शन में जा रहा हो यानी गोचर में या जन्म कुंडली में हो, मिथुन राशि में कोई ग्रह अगर जा रहा है, आपके सामने कोई पेशेंट आ गया, तो जरूर आपके दिमाग में रक्त विकार समझ में आनी चाहिए। मिथुन राशि हमारे लंग्स, फुफ्फुस बोलते हैं जिसको हम, में मिथुन राशि का प्रभाव होता है। तो श्वास प्रश्वास से संबंध, जैसे ऊपर हमने कंठ, ग्रीवा, इन सभी को हम बात करते हुए आए हैं। तो रक्त विकार होगा तो निश्चित ही हमारे फुफ्फुस यानी हमारे जो लंग्स है उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई विकार ये जरूर देगा। मिथुन राशि का मालिक बुध है, और बुध कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोर होने की जो जगह है हमारे ब्रेन में, जो मोटरी एरिया है हमारे मस्तिष्क का, वहां पर भी, क्योंकि मिथुन चूंकि इसका जो राशि ग्रह है वो बुध है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके मज्जा धातु में भी मिथुन राशि का प्रभाव है। अगर मिथुन राशि में मान लीजिए कि कोई, मान लो बुध बैठ गया मिथुन राशि में और बहुत स्ट्रांग है और किसी प्रकार का नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का, कल हम पढ़ते हुए आए हैं कि बुध जो ग्रह है वो गणित में बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है ना। अंक गणित में हो या मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है उसमें बुध का प्रभाव होता है, और उसी बुध का एक घर है मिथुन राशि। तो इसके आधार पर, क्योंकि मैथमेटिक्स, ये सभी जो बुद्धि से संबंधित बातें, ये मज्जा धातु से संबंध रखने वाले सभी विचार है, सभी व्यवहार है। तो बुध का उस आधार पर मज्जा धातु के एक हिस्से में अपना प्रभाव रहेगा। यानी अगर आप देख रहे हो मिथुन राशि, तो निश्चित आप अपने ध्यान में मज्जा धातु भी बैठा के रखिए कि इसका मेमोरी पावर कैसा है,
याददाश्त कैसी है, इसकी धारणा शक्ति कैसी है, इन सभी बातों के ऊपर आपका एक बार जरूर दिमाग जानी चाहिए। यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड बातें इसीलिए बताया गया क्योंकि जन्म कुंडली अगर हम देखेंगे इसके 3rd हाउस में मिथुन राशि का अपना स्थान है। तो 3rd हाउस जो होता है वो छाती, विशेष करके फुफ्फुस हो, हमारे हार्ट हो, उनके लिए जब हम भावों को देखेंगे, पहले भाव से क्या देखेंगे, दूसरे भाव से क्या देखेंगे, तो उस वक्त हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो वो चूंकि तीसरे भाव में रहने वाला एक नंबर है, एक राशि है, इसलिए इस संदर्भ में हम यहाँ से लंग्स को भी देखेंगे इस राशि से, मिथुन राशि से। अब आ गया कर्क राशि। तो कर्क राशि का जो संबंधित अंग जो है वो है एक तो फेफड़ा, जो लंग्स है उसके निचला एरिया, निचला भाग, उसके निचला भाग। और कर्क राशि से श्वसन नली और हार्ट, कर्क राशि, हार्ट। कर्क राशि से हमने क्या क्या देखना है विशेष करके, एक तो हार्ट को देखना है। अगर चौथे राशि में कोई नेगेटिव ग्रह है, नेगेटिव प्रभाव से पीड़ित है चौथा राशि यानी कर्क राशि, तो उसका हार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ट्रांजैक्शन में कोई नेगेटिव ग्रह यहाँ आता है, चंद्रमा है इसका मालिक, और अगर यहाँ राहु रहेगा तो उसके हार्ट में, उसके जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसके जो आर्टरीज है हार्ट के, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होकर के बाहर निकलता है, वहां पर कफ, चंद्रमा क्योंकि जलीयांश वाला राशि है, जल महाभूत वाला, जल चूंकि कफ से, दोष से संबंध रखने वाला है, तो हम यहाँ कहेंगे हार्ट ब्लॉक वगैरह कुछ होने का संभावना यहाँ दिखेगा चौथे नंबर के राशि में अगर कोई इस तरह के ग्रह आते हैं। तो अगर ये पीड़ित होता है, यानी ये अगर डिस्टर्ब होता है ये राशि, तो इस तरह के प्रॉब्लम होंगे श्वसन नली में और हार्ट, इन दोनों ऑर्गन में विशेष करके कर्क राशि का प्रभाव देखा गया है। रोगों के बारे में अगर कहेंगे, क्योंकि अब ये जन्म कुंडली में 4th हाउस को ये प्रतिपादित कर रहा है, चौथा घर का राशि है, तो चौथा घर जो होता है हमारे हृदय से ताल्लुकात रखने वाला है, तो हृदय से रिलेटेड रोग। और यहाँ पर भी क्योंकि हृदय ही, कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथकारों के आधार पर जो रंजक पित्त है वो हृदय में ही निवास होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हालांकि ज्यादातर आचार्यों का तो मानना है कि लिवर ही रक्त को निर्माण करता है, लेकिन कुछ आचार्यों का ऐसा भी मानना है कि जो रंजक पित्त है उसका प्रभाव हृदय में भी रहता है। और हृदय भी, हार्ट, हृदय जो है वो हार्ट को पंपिंग करने वाला है, हार्ट को इधर उधर लेकर के घुमाने वाला है, लेके जाने वाला है। इस आधार पर ये चौथे भाव में बैठा हुआ जो राशि है कर्क राशि, हमने ये विशेष करके, अगर चौथे राशि में नेगेटिव ग्रह का प्रभाव होगा तो सीधा ये देखना है कि उसके हृदय से रिलेटेड कोई व्याधि होगा। ये मन से जुड़ा हुआ राशि है कर्क राशि, क्योंकि इसका मालिक तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा मनसो जात सक्षोर सूर्योर अजायत, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और आंख सूर्य का कारक है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत, तो चंद्रमा जो है मन का कारक है। चौथे भाव में चंद्रमा मजबूत माना जाएगा। चौथे भाव में चंद्रमा, हाँ, अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। देखो, कारको भावनाशक, वो बाद में हम पढ़ेंगे। कारको भावनाशक मतलब अगर वो अपने घर में बैठा है चौथे घर में, तो वो कारक भाव है वो चंद्रमा का। देखो, कारक भाव होते हैं ना, जिसका जो अपना घर है वो कारक भाव होता है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, लेकिन बताया जाता है कि क्या करेंगे वो दूसरे ग्रह जो कि किसी के लग्न में अथवा केंद्र भाव में बृहस्पति आके बैठ जाए। तो बृहस्पति को एक श्लोक तो ये बोलता है कि दूसरे ग्रह कुछ नहीं अपने नेगेटिव प्रभाव हो, बृहस्पति बड़ा मजबूत है। लेकिन कुछ अगर आप लघु पाराशरी पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है कि बृहस्पति और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह है
जो अति पवित्र है, अति है ना, एकदम अच्छा ग्रह है ये दोनों ही। तो अच्छा ग्रह होने के वजह से अगर ये इन 4 भाव में लग्न कुंडली के जन्म अपने ये भाव के जो 4 भाव है, यहाँ पर अगर वो कहीं भी आकर के स्वगृह होकर के या उच्च होकर के बैठता है तो ये ऐसे ही खराब होंगे जैसे सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद बंदा एकदम आलसी होता है, अपना खुद का जो स्वभाव है, अपना खुद का जो काम करने का जो आदत है वो भूल जाता है ना। देखो अगर मैं खुद ही हूँ, अगर मेरे सरकारी नौकरी लगा होता है तो मुझे पता है भाई काम करूँ तो भी पैसे मिलना है, सैलरी ना करूँ तो भी मिलना है। तो कहते हैं कि गुरुजी अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी मैं भी सरकारी जॉब में हूँ गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब आपको, हाँ अच्छा 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 नहीं नहीं, पहले ऐसे मानते थे ना सरकारी नौकरी का मतलब है। क्या हुआ कल ही एक बदल गई गुरुजी। कल एक वीडियो देखा, 70,000 रुपए लेने वाली टीचर, उसको पढ़ने तक नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोलने की तो दूर, पढ़ने तक नहीं आ रहा है। हाँ जी, इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, उसको जो सब्जेक्ट आता है वो पढ़ाना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ना कि उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, ऐसे है। सही। तो मन से जुड़ा हुआ यह 4th नंबर है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे शुक्र और बृहस्पति के संदर्भ में। शुक्र और बृहस्पति बहुत उत्तम ग्रह है ना, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के वजह से लग्न और इन केंद्र भाव में अगर वो उच्च होकर बैठते हैं तो अपने खुद के स्वभाव वो भूल जाएंगे, अपना प्रभाव, हालांकि नेगेटिव प्रभाव तो नहीं देंगे लेकिन पॉजिटिव प्रभाव भी वो नहीं देते। इसीलिए बहुधा कुंडली में हम क्या देखते कि बहुत, अरे क्या बात है यार, आपके तो 10th भाव में सूर्य उच्च होकर बैठा है, आपके बृहस्पति एकदम अपने घर में बैठा है, क्या बात है यार, मजे। अरे काहे के मजे सर, बहुत दुखी। तो दुखी होने का मतलब है कि वो जो शुभ ग्रह जो डायरेक्टली दिख रहा है वो अपना फल नहीं। ये भी तो है ना गुरुजी, स्थान हानि करो जीव। हाँ, स्थान हानि करो जीव। हाँ, स्थान हानि करो जीव, स्थान हानि करो जीव। बृहस्पति जो है जिस भाव में बैठता है उस भाव को नष्ट करता है, जहां देखता है उसको वो फल देता है, उस भाव को ठीक करता है। बृहस्पति शनि जहां बैठता है, शनि जहां बैठता है उस भाव के फल को बढ़ाता है, जहां देखता है उस भाव को वो खराब करता है ना। गुरुजी, ये आप बोल रहे थे कि गुरु और शुक्र तो केंद्र स्थान में आने चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा है कि गुरु और शुक्र के संदर्भ में ऐसा बताया गया है, हालांकि सभी की कुंडली में ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन बहुधा देखा गया है कि अगर मान लो, देखो ऐसा, ये 4th हाउस, ये 4 यानी कर्क राशि हो गया, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, यहाँ पर आ गया देखो बृहस्पति, हाँ, यहाँ बृहस्पति आ गया है ना। अब बृहस्पति आने का मतलब यहाँ पर बताया जाता है, लघु पाराशरी में एक श्लोक है, मुझे वो श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाते बाद में मैं देखूंगा उसको। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों जो ग्रह है, इस तरह से केंद्र भाव में अगर इस तरह से उच्च होकर के बैठते हैं, बलवान होकर के बैठते हैं, तो वो अपने फल को देने में वो भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते अपने बेनिफिट को। जैसे बृहस्पति और उच्च होकर के लग्न में बैठ जाए, तो बृहस्पति लग्न में उच्च होकर बैठ जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं देगा ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे कुंडली में ऐसे बृहस्पति और शुक्र चतुर्थ स्थान में एक साथ है, दोनों एक साथ है। हाँ, तो देखो बृहस्पति और शुक्र अगर दोनों एक साथ होते हैं ना तो उसमें थोड़ा तार्किक बुद्धि वाला बंदा होता है। मैं आपको बताऊं, बृहस्पति देवताओं के गुरु है और शुक्र राक्षसों के गुरु है। दोनों ही विद्वान तो है, लेकिन दोनों का विचार आपस में मिलता नहीं है। अच्छा, दोनों का विचार आपस में नहीं मिलता। बृहस्पति का अपना एक विचार है, यानी कि ऐसे व्यक्ति, अब चेतन जी, अब आपका जो मन है ना वो खुद से उलझता होगा कभी कभी। अब वो देखना पड़ेगा शुक्र, बृहस्पति और शुक्र कितने डिग्री में है, कितने बल में है, और वो नवांश में कहाँ गया है, षष्ठांश में कहाँ गया है,
और भी बहुत सारे जरिया होते हैं उसको देखने का, उसके बल देखे बगैर कुंडली देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर दोनों ही बलशाली है, समान बल वाले हैं और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि चौथा स्थान जो होता है वो मन का स्थान है। बृहस्पति भी एक ज्ञानी है, एक गुरु है, शुक्र भी एक गुरु है। तो आपके मन में कभी कभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ये पैदा करेगा। शांति अच्छा। भी देता है, विचार भी आपके अच्छे होंगे, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपके अंदर एक प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करेगा विचारों को लेकर के, क्योंकि बृहस्पति कुछ बोलता है और शुक्र कुछ बोलता है, दोनों आपस में कमजोर तो है नहीं कोई। तो यह जो संघर्ष है ना आपके अंदर बना रहेगा अगर ये दोनों ही ग्रह षडबल में मजबूत हो तो। ठीक है। अगर अच्छा गुरुजी, ये अगर यहाँ पर गुरुजी अगर हाँ जी, अगर जो है जैसे कर्क राशि है और गुरु बुध और चंद्र लग्न में बैठा हुआ है तो उससे क्या हो, प्रथम भाव में। हाँ वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी ऐसे करेंगे तो हम तो फिर चले गए ना फिर तो। अच्छा ठीक ठीक। सभी लोगों को मैंने गुजारिश किया है, अभी हम कुछ दिन तक, अभी हमारा ये सिद्धांत है, उसके बाद हम लघु पाराशरी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम 20 लोगों के जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ आप लेके आइए और यहाँ पर हम आपको जन्म कुंडली बना करके बताएंगे और उसी जन्म कुंडली के आधार पर हम फिर डायग्नोस करने का एक तरह से हम प्रयास करेंगे। उनके कुंडली के आधार पर उनके जीवन के बारे में हम विमर्श करने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कर्क राशि के संदर्भ में, तो जो है फोर्थ हाउस है, कुछ मानसिक व्याधि से संबंधित विचार हम चौथे राशि यानी कर्क राशि से करेंगे और जो मन से जुड़ा हुआ बुद्धि का तारतम्य है उस पर भी हम कर्क राशि ही हम देखेंगे, है ना। जैसे कोई आदमी मन से किसी चीज को करता है या नहीं करता, कहीं पर भी मन जुड़ा हुआ है। मान लो कि कोई आदमी पढ़ता तो है लेकिन मन से पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कोई आदमी काम करता तो है मगर मन से, जहां मन का तार जुड़ा हुआ रहता है वहां कर्क राशि जरूर दिमाग में आनी चाहिए। कर्क राशि में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, है ना, किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, उसी तरह के प्रभाव उसके मन में होगा। नास्तिक ग्रह है और उस तरह के जो नास्तिक ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित है कर्क राशि, तो उसके मन में आस्तिकता की कमी होगी, या मैं कह सकता हूं कि उसका क्योंकि चौथा जो भाव होता है ना वो घर परिवार रिश्ता नाता और भी बहुत सारी चीजों से ना अपने जो है आसपास के माहौल कैसा है तो चौथे भाव से देखा जाता है। तो चौथे भाव में 4 नंबर वाला राशि है और यहाँ कुछ राहु प्रवृत्ति के कुछ ऐसे इन्वायरमेंट को खराब करने वाले, है ना, समाज को खराब करने वाले इस टाइप के राशि ग्रह अगर बैठे तो हम कह सकते हैं कि समाज के वजह से कर्क राशि मतलब इस आदमी का। लेकिन यहाँ पर भी जैसे हम नाड़ी सीखते वक्त हम विचार करते आए हैं कि वहाँ देश काल परिस्थिति हमें जरूर ध्यान देना है, वैसे ही जन्म कुंडली किसी के जो कुंडली देखते वक्त भी हमें देश काल परिस्थिति को ध्यान देना है। मान लीजिए कि कोई आदमी सीरिया में जन्म हुआ है, अब कुंडली उसी दिन हमारे यहाँ पर भी जन्म हुआ ही होगा किसी का, तो अब सीरिया में तो बड़ा बमबारी की वजह से वो बेचारे दुखी है, न आर्थिक उन्नति हो रही है न शारीरिक कुछ हो रहा है ना सीरिया में, मगर हमारे यहाँ तो चकाचक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संदर्भ में हमें एक ही बात दिमाग में रखना चाहिए कि अगर वो सीरिया है तो इस कुंडली को उसी हिसाब से संघर्षमय देश के आधार पर इस कुंडली में अपना विचार रखना चाहिए फल कथन करते वक्त। ठीक है, वो तो गुरुजी उसका अक्षांश एकांश भी बदलेगा ना। हम लोग वो स्थान जन्म स्थान ये भी देखते हैं ना कुंडली बनाते समय, हाँ, तो उसका अक्षांश रेखांश भी बदलेगा। रेखांश अक्षांश जितना भी हो वो कुंडली तो वैसे ही बनेगा ना जी, ग्रह राशि तो वैसे बनेंगे, ग्रह राशि तो वैसे ही होंगे ना जी। नहीं, आप समझे नहीं। वो जगह पे बात में समझ गया, लेटीट्यूड हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके आधार से उसके जन्म कुंडली कुछ अलग बनेगा, है ना, अलग बनेगी, क्योंकि उसका सूर्योदय भी अलग होगा, वो टाइम उसकी राशि उधर वो स्थान के हिसाब से राशि भी अलग होगी। अलग का मतलब क्या, राशि तो 12 ही है ना जी।
नहीं 12 होगी, लेकिन वो सूर्योदय के हिसाब से उधर वो सब चेंज होगा ना, हाँ, वो स्थान कुंडली चेंज हो जाती, कुंडली चेंज होगा। चेंज हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। अब आ गया 5 नंबर में सिंह राशि। सिंह का मालिक कौन है? गुरु, शुक्र। सिंह का मालिक सूर्य 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 सूरज अभी शुक्र और सूर्य गुरु किन्होंने कहा? दोनों को सामने आइए जरा, अपने मुंह दिखाइए मुझे। मैं ही बोला हो गलती से। चेतन जी, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, वो मेरी गलती है। तो सिंह राशि का मालिक है सूर्य। सूर्य सूर्य जो तेज का भी प्रतीक है। सूर्य जो पित्त ग्रह, मंगल और सूर्य पित्त को प्रतिपादित करते हैं। पित्त दोष को प्रतिपादित करते हैं। सिंह राशि, नाम सुनते ही समझ में आएगा, सिंह यानी शेर। सिंह यानी शेर। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या अंतर आएगा, क्या प्रभाव आएगा, इस नाम से ही हम देख सकते हैं। सिंह राशि। अगर हम अंग के बारे में बात करेंगे तो 5th हाउस जो है, हम लोगों ने अग्नि तत्व जो है मेष, सिंह और धनु को हमने अग्नि तत्व प्रधान राशि में पीछे देखा था कल परसों। मनोज जी, है ना? देखा था ना हम लोगों ने। आज हम गुरुजी देखा था। आज हम उसी संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था। अग्नि तत्व प्रधान है 5 नंबर का जो सिंह राशि है, 5th हाउस में बैठा है, अग्नि तत्व प्रधान है। तो यहां इसमें अग्नि का, अब अग्नि कहाँ है हमारे शरीर में? पेट में है। तो उस आधार पर सिंह राशि नाम आते ही हमारा जठराग्नि, हमारे पेट समझ में आनी चाहिए। अगर सिंह राशि में कोई नेगेटिव प्रभाव होगा तो उस व्यक्ति के पेट में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होंगे। हमारी इंटेस्टाइन, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वहां पर भी प्रभाव होगा अगर सिंह राशि में किसी प्रकार के नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव होगा। चूंकि पाचक द्रव्यों को निकालने वाला तो लीवर ही है, और सिंह राशि जो पंचम भाव यानी ये 5th हाउस को प्रतिपादित करने वाला राशि है। 5वें भाव और सिंह राशि से हम पेट को देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को देख रहे हैं। यहाँ पर पाक क्रियाएं विशेष रूप से होती है। तो जब पाक क्रिया होगा तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि लीवर को बिना देखे आगे हम पाक के बारे में समझेंगे। तो फलस्वरूप सिंह राशि से हम पेट को देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे और जिगर यानी कि हमारे लीवर को देखेंगे। लीवर को देखेंगे, और जैसे कि हमने बताया था कि सिंह राशि जो है ये 5th हाउस या सिंह राशि अग्नि महाभूत प्रधान, जन्म 1st हाउस, 5th हाउस और 9 राशि जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। अग्नि यानी पित्त। अब पित्त कहाँ कहाँ रहता है? रस धातु में, रक्त धातु में। रक्त कहाँ कहाँ रहता है? लीवर में और स्प्लीन में। लीवर से बनता है, स्प्लीन में जाकर के स्टोर होता है। तो इसीलिए 5th राशि यानी सिंह राशि से हम हमारे स्प्लीन को भी समझेंगे। ठीक है, चूंकि यह पेट से संबंधित है तो हमारे रेक्टम को भी हम यहाँ देखेंगे। पंचम में अगर कोई व्याधि होगा तो रेक्टम के ऊपरी हिस्से में दिक्कत होगी, जैसे बवासीर टाइप का कुछ है। बवासीर का प्रारंभिक जो स्थिति है वो 5th हाउस से ही शुरू हो जाएगा, और उसकी जो अंतिम स्थिति है वो 8th हाउस से यानी कि ये 8th हाउस से हम देखेंगे। गोल ब्लाडर भी इसी में आएगा क्या गुरुजी? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गोल ब्लाडर, गॉल ब्लैडर भी हाँ यहीं से आ सकता है। पेट है ना, गॉल ब्लैडर भी यहीं से, गॉल ब्लैडर भी यहीं से आएगी, गॉल ब्लैडर भी यहीं से आएगी। ठीक है।
रोगों के बारे में समझ में आ ही गया होगा भाई, उदर विकार, पेट का रोग हो गया। मेद वृद्धि, मेद वृद्धि, इसका अगर कफ, अगर मान लो कि पित्त कम हो गया तो कफ बढ़ेगा, कफ के जलियान से मेद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मेद वृद्धि। पेट में समस्या हो गया मेद के बढ़ने से, तो नाड़ी में चेक करिए, नाड़ी में चेक करिए, आपको मेद धातु दिखेगा। पंचम स्थान में कुंडली में देखिए सिंह राशि, वहां पर कफ से, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी वाला बुध है, तो इन ग्रहों को वहां पर देखिए, नाड़ी में मेद धातु और यहाँ सिंह राशि, सिंह राशि में चंद्रमा शुक्र जो जलीयांश है और बुध जो पृथ्वीयांश है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। एक तरफ से हाथ के नाड़ी में मेद दिख रहा है और मेद फाइनल हो गया, हाँ इसका मेद से रिलेटेड प्रॉब्लम। और वायु विकार, वायु विकार, वायु से संबंधित विकार, क्योंकि पंचम जो भाव है या सिंह राशि, अगर हमने कह दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिंह राशि हम देखेंगे, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन वायु का सबसे बड़ा निवास स्थान है, यानी अपान वायु का निवास स्थान है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम वायु को भी देखेंगे। अपान वायु दुष्टि हो रही है, अपान वायु में समस्या आ रहा है। सिंह राशि, सिंपल सी बात है, इसमें पूछने वाले भी कोई बात ही नहीं है, आप नोट करते हुए जाइए। कन्या राशि, अब हम आगे जरा इधर छठे नंबर वाले भाव में, ये आ गया हमारा, देखिए कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध। बुध, बुध गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, कन्या राशि का मालिक है बुध। बुध। चेतन जी को बुरा तो नहीं लगा? चेतन जी, मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ। नहीं, बुरा नहीं लगा, सिर्फ ये है कि मैं वो कागज पलट के कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, ऐसा ही ये एक्चुअली दिमाग में बैठना बनता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि आज भी कागज पलटने की नौबत आ रही है, ये बात है। नहीं, क्या करे अब ऐसा है ना कि अभी आप लोग सीख रहे, तो सीखने में तो फिर वो सारी चीज, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से एक बड़ा सा एक कुछ मैगजीन टाइप का कुछ लेके आइए बाजार से, और उसमें ना ये सभी चीजें छोटे छोटे राइटिंग से लिख करके उसमें चिपकाइए और दीवार में टांग दीजिएगा। बस इधर बैठे पढ़ना शुरू किया, या तो फिर आप जैसे वो कल वाला टेबल है ना, वो टाइप में ऐसा बना के उसका ये रखेंगे तो भी चलेगा वो। हाँ, ऐसा टेबल बनाइए, एक बड़ा सा एक कुछ पेपर ले आइए, उसमें छोटे छोटे करके बना करके इकट्ठे रख देना, मतलब है ना? करेक्ट। हाँ, तो उससे क्या होगा, उसको पलटने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जिसको हम लोग जिसको ये बोलते हैं जीस्ट रहता है उसका, किसी भी चीज का सारांश, हाँ, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, सामने ही होगा ना, एकदम दिमाग में। हाँ। तो कन्या राशि के संदर्भ में बात चल रहा है, तो कन्या राशि जो है इसका मालिक है बुध। अब बुध का ये मूल त्रिकोण है, एक तो हम तीसरे नंबर वाला राशि मिथुन राशि को भी बुध देख रहे थे, लेकिन बुध का अपना और सॉलिड जो भाव जो राशि है वो है कन्या। बुध का जो पूर्ण अच्छा और बुरा जो प्रभाव है वो कन्या राशि में पड़ता है, इसे हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। स्वग्री भी है, मूल त्रिकोण भी है, उच्च का भी है, बुध जो है यहाँ उच्च भी होता है। तो इस संदर्भ में यह जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि बुध के दृष्टिकोण में या बुध ग्रह के आधार पर कन्या राशि बहुत बड़ा मायने रखता है। मान लो कि अगर कन्या राशि में बुध आके बैठ गया, तब तो समझ लो कि क्या बात है, बुध वहां पर बहुत अच्छा। लेकिन बशर्ते इतनी सी बात है कि बुध जो राशि है, बुध जो ग्रह है वो किसी दूसरे ग्रहों से पीड़ित ना हो बस। तो कन्या राशि के संदर्भ में उसकी जो सबसे पहले हम उसका अंग के बारे में बात करेंगे। हमारा जो कमर है सर, मिथुन सर, हाँ जी, क्या कह रहे जी चेतन जी? कन्या का बुध सबसे अच्छा है, और फिर मिथुन का भी है। का बुध कैसा रहेगा?
मिथुन का बुध भी अच्छा है, मिथुन का भी बुध अच्छा है। जैसे मैंने कल कहा था ना आपको कि पंडित हाँ द्रोणाचार्य जी का मकान है इंडिया में और एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मेरा कल्चर इंडिया का है, मेरा खुद का घर इंडिया में है, मुझे यहाँ पसंद है, कमाने के लिए हाँ दिल्ली कभी चला गया तो वहां पर भी है। ऐसे ओके ही कन्या राशि जो है वो बुध का एकदम सॉलिड मनपसंद राशि है, अपना घर है। सॉलिड पावरफुल एकदम पावरफुल हाँ, सॉलिड अपना घर है ये। देखो अपना घर कन्या राशि बुध का उच्च राशि भी है, हाँ बुध का स्वगृह यानी अपना घर भी है, और मूल त्रिकोण भी है। मूल त्रिकोण का मतलब होता है जो हाँ जिसके ऊपर उस ग्रह का विशेष आधिपत्य हो, अच्छा वो मूल त्रिकोण है। तो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ जो ग्रह है ना, स्वामी ग्रह है, वो विशेष रूप से प्रभावकारी होते हैं कुंडली में। अब देखिए जरा, कन्या राशि हमारे हिप में अपना प्रभाव दिखाता है। अंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कमर, हिप 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 में कन्या का प्रभाव है। ठीक है, बहुत सारे जो बहुधा जो जो मेदोस जो लेडीज होती है उनके हिप में प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है। कटी प्रदेश से थोड़े से नीचे उनके हिप में कन्या का प्रभाव है। संदीप जी जरा आपको अपने ऑडियो को बंद करिए। आप कन्या राशि के अगर हम रोग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे अमाशय के विकार, स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, क्योंकि कन्या राशि का मालिक है बुध, और बुध जो है वो पृथ्वी महाभूत से ताल्लुकात रखने वाला ग्रह है। पृथ्वी महाभूत जो है वो कफ को प्रभावित करने वाला या कफ दोष से संबंध रखने वाला है, इसीलिए कफ का जो अपना स्थान है वो अमाशय है। तो अमाशय के विकार आपको दिखेगा। कमर में दर्द होना, अपच होना और मंदाग्नि होना, ये कन्या राशि के कारण से दिखेगा। अब देखो, सिंह राशि और कन्या राशि इन दोनों में एक ही तरह के व्याधि है, बस इतनी सी बात है कि जो अमाशयिक जो व्याधि है वो आपको कन्या से दिखेगा, और कमर दर्द जो है वो कन्या राशि में दिखेगा। कन्या राशि में बैठा हुआ कोई भी इस तरह के ग्रह व्यक्ति के हिप में दर्द होने का स्थिति खड़ा कर सकता है। अब आ गया 7th में तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि का मालिक कौन है? शुक्र शुक्र। शुक्र। तुला राशि का मालिक है शुक्र। अब देखो, तुला राशि जो है ना, कल भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कि जो तुला राशि है वो कैसा ग्रह, कैसा राशि है, वो एकदम स्मार्ट है, वो एकदम अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा अभिमानी टाइप का भी हम कह सकते हैं, व्यापार के तरफ अपना है ना, मतलब जैसे कि कोई आदमी, कोई लेडी जो है बहुत स्मार्ट होती है और उस स्मार्टनेस का वो प्रयोग करती है कि अपने बेनिफिट के लिए। तो इस टाइप का राशि है तुला। संबंधित अंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वस्ती स्थान, वस्ती स्थान, वस्ती से संबंधित व्याधि ये देगा। मूत्राशय, ब्लाडर हो गया, यूरिनरी ब्लाडर। गर्भाशय के ऊपरी वाला भाग, यूट्रस के ऊपरी वाला भाग, ये सभी तुला राशि से संबंध रखने वाले ऑर्गन है या अंग है। गुरुजी, वस्ती कौन सा जगह होता है? वस्ती जहां वायु का स्थान है, वस्ती स्थान पढ़ते हुए आए ना हम लोग। वस्ती स्थान, वस्ती मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन के बस्ती, निचला बस भाग। वस्ती का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन का निचला भाग। तभी तो हम वस्ती कर्म करते हैं ना, वस्ती और विरेचन, जहां पर आकर के मल जो है वो ठहरता है बाहर निकलने के लिए। गुरुजी, बस्ती तो दो प्रकार की होगी ना, उत्तर बस्ती और पूर्व बस्ती। हाँ, वो वहीं से बस्ती की तरफ जाएगा। उत्तर बस्ती से
हमारे नाभि से निचले वाला जो भाग है वो वस्ती स्थान है, आगे वाला। वस्ती आगे भी और पीछे भी हो ना। हमारे नाभि से नीचे जो है ना, जहाँ पर दो हड्डी आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना, जिस एरिया में, हमारे मतलब पेनिस से थोड़ा सा ऊपर, नाभि की एक साइड में, नाभि से थोड़े से नीचे, वह है उत्तर वस्ती से दिए जाने वाले वस्ती क्षेत्र में वो पहुंचता है वहां से। ठीक है। तुला राशि में रोग है मूत्राशयगत व्याधि। किसी के यूरिनरी बहुमूत्रता, अल्पमूत्रता, तुला राशि में देख लो। डायबिटीज हो, किसी भी प्रकार के जो प्रदर रोग है हो, मूत्रकृच्छ, अल्पमूत्रता, बहुमूत्रता, ये सभी, मूत्रकृच्छ मतलब अल्पमूत्रता और बहुमूत्रता, यह सभी आपको तुला राशि से देखना है। तुला राशि में कोई रुक्ष ग्रह आ गया, जैसे वायु को उत्पन्न करने वाले शनि आ गया, उसके साथ कोई पित्त को बढ़ाने वाला, पित्त में रुक्ष, जैसे कि मान लो सूर्य है, तो सूर्य में, सूर्य और मंगल दोनों ही पित्त दोष वाले हैं, तो सूर्य में स्निग्धता नहीं है, अकेला रुक्षपन है, उष्ण और रुक्ष। तो सूर्य और शनि अगर 7th हाउस में आते हैं तो वह मूत्रकृच्छ दे सकता है, क्योंकि सूर्य भी क्या, सूर्य सॉरी, शनि और मंगल, शनि और सूर्य, शनि और सूर्य, मंगल में तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन रहता है। सूर्य में स्निग्धता नहीं रहता, इसलिए मूत्रकृच्छता दे देता है। 7th हाउस में सूर्य है और शनि है, एक तो पति पत्नी के संबंध में भी खटास कर देगा वो, और रोगों के संदर्भ में मूत्रकृच्छ देगा। वहां पर शनि है और मंगल है तो पति पत्नी के बीच में खटास करेगा, और वहां वो आपको, या तो वहां पर कुछ शुक्र है, मान लो शनि, शुक्र और मंगल है, तो वहां पर बहुमूत्रता दे देगा। अब आ गया वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का मालिक है ये 8th हाउस, इसका मालिक है मंगल। संबंधित अंग है गर्भाशय, लेडीज का गर्भाशय, जननेंद्रिय, और यहां पर भी वही रेक्टम की बात है, गुदा, गर्भाशय, गुदा। गुदा के संदर्भ में यहाँ पर एक तो यहाँ गुप्त रोग देगा, रोग के संदर्भ में। संबंधित अंग वृश्चिक राशि का 3 है, गर्भाशय है, जननेंद्रिय है और गुदा है। वृश्चिक राशि का गुप्त रोग यहाँ से हम देख सकते हैं, किसी को अगर कुछ भी शुक्र धातु संबंधित व्याधि है, गुप्त रोग, बवासीर, भगंदर, संसर्गजन्य व्याधि, संसर्गजन्य व्याधि, ये 3-4 व्याधि हमें अष्टम भाव से देखना। लेकिन इसका मतलब अब आज ही से मत देखना, इसमें ना बहुत सारे कसौटी में कसना पड़ेगा इसको, इन चीजों को, तो उनको हम धीरे 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 धीरे, बस एक काम कर लेना आप, इसको ना छोटे छोटे राइटिंग में, बड़ा सा एक पेपर ले लो, उसमें आप लिख लो अलग अलग करके। धनु राशि संबंधित अंग है छाती और पेट, उरु भाग, धनु राशि का छाती और पेट। व्याधि के हिसाब से इसका संबंधित रोग है लीवर से रिलेटेड व्याधि, धनु राशि में देखेंगे। ऋतु विकार, लेडीज में जो ऋतु विकार होती है, पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो धनु राशि से देखेंगे। अस्थि भंग, ऑस्टियोपोरोसिस टाइप का, वो हम धनु राशि से देखेंगे। मान लो कभी धनु राशि में गोचर बस कोई एक्सीडेंट कराने वाला मंगल शरी का कोई ग्रह चला गया और विंशोत्तरी दशा आपका खराब है, तो वहां पर एक्सीडेंट वगैरह होने का संभावना हम देख सकते हैं। बृहस्पति जो है, ऐसा धनु राशि का मालिक है बृहस्पति,
और बृहस्पति और बुध ये दोनों ही बुद्धि के कारक माने जाते हैं, विद्या और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जब दोनों ही किसी एक चीज के कारक हो तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि भाई दोनों में विशेष कहाँ कौन सा ग्रह किस चीज के लिए जाना जाएगा। तो जब हम बात करेंगे किसी बात को जैसे आज पढ़ा और लंबे समय तक वो याद बना रहा, तो इसके लिए हम बृहस्पति को देखेंगे, जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, वो आदमी का याददाश्त बहुत अच्छा है। बेशक वो अभी उसको याद नहीं होता, बहुत सारी बातें उसको याद नहीं होती, लेकिन अगर उसको याद हो गया तो वो लंबे समय तक उस चीज को वो अपने धारणा शक्ति उसका बहुत स्ट्रांग रहता है, लंबे समय तक वो जीवन में कभी नहीं भूलता। लेकिन बुध के संदर्भ में है कि वो बहुत जल्दी, बड़ा ही तीव्र बुद्धि का होता है वो, लेकिन बहुत जल्दी भी भूलने वाला होता है। याद बहुत जल्दी होता है लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाता है। विस्तृत क्षेत्र बृहस्पति का है, याद करने, अपने मोटरी सेंसर में उसको स्टोर करने, लंबे समय तक बने रहने के लिए बृहस्पति जाना जाता है। लेकिन अभी अभी बहुत जल्दी कुशाग्र बुद्धि जिसे हम बोलते हैं वो बुध है, बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति कुशाग्र बुद्धि नहीं देता, विशाल बुद्धि देता है बृहस्पति। क्या देता है? बृहस्पति विशाल बुद्धि देता है, और कुशाग्र बुद्धि जो है वो बुध देता है। बुध ही आपको, आपके बुद्धि को एकदम तीक्ष्ण करता है, बहुत जल्दी किसी बात को कैच करने की तरफ वो जाता है। गुरुजी विशाल बुद्धि मतलब क्या? कि अनेक बुद्धि का मतलब है कि किसी बात को एनालाइज करने के लिए जो बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, और जिसको लंबे समय तक वो आपने जो एनालाइज किया है ना, जो बातें, जो विमर्श आपने किया, वो लंबे समय तक आज आपने किया है तो 50 साल बाद भी उस चीज को आपने, बहुत ऐसे लोग आप देखते होंगे कि उनको बहुत पीछे की कहानी सारी याद रहती है, और बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनको याद नहीं रहता। तो बृहस्पति जो होता है वो विशाल बुद्धि का मतलब होता है कि, हाँ जी, मैं क्या सोचा कि अनेक फील्ड में मास्टरी होगी उसकी, ऐसा सोचा था मैं। क्या क्या सोचा था? विशाल मतलब अनेक फील्ड में मास्टरी होगी। हाँ, अनेक फील्ड में मास्टरी तो बुध देता है, वो उसको कुछ बृहस्पति भी देता है मास्टरी, अनेक फील्ड में देता है। बृहस्पति क्या है कि एकदम मधुर, एकदम मीठा वाला मास्टरी है बृहस्पति, लेकिन चतुर वाला मास्टरी जो है वो बुध है। चतुर, ओके ओके। चतुर वाला, बहुत चतुर है बुध। गुरुदेव वही वाली बात, कछुआ और खरगोश वाली बात हो गई गुरु। हाँ, कछुआ और खरगोश। कछुआ आप बृहस्पति को मान लो, खरगोश जो है वो बुध को मान लो। ओके, खरगोश है ना, बृहस्पति को ये समझ लो कि वो एक ऐसा ग्रह है, जैसे कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि आहा आपका बच्चा कितना अच्छा है, एकदम बूढ़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह बात करता है, तो वो बृहस्पति है। बुध में वो बात नहीं है। बुध लोगों को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि इसमें वो बात तो नहीं है, यानी उतनी बात नहीं है जितनी मैं पहले सोच रहा था उसके लिए। लेकिन बृहस्पति के संदर्भ में हाँ, पता नहीं क्या होगा करते करते बाद में फिर, क्योंकि उसमें उसकी विद्या में, उसकी बुद्धि में बड़ी गहराई होगी। करेक्ट। अभी मैं वही पूछने वाला था कि बृहस्पति यानी शुद्ध ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और गहराई वाला ज्ञान, गहराई वाला। करेक्ट करेक्ट। जिसने डीपली किसी विषय को डीपली एनालाइज किया है, अनुसंधान बहुत किया है, लंबा अनुसंधान के बाद उसने बहुत सारे विचार उसके मन में अवस्थित थे, उस विषय में वो किसी से हार नहीं सकता। लेकिन बुध वाला हार सकता है, वो पहले पटर पटर करेगा, बहुत जितना जानता है वो सब कुछ बोल देगा। बृहस्पति गंभीर है, धीर है, शांत है, बुध थोड़ा चंचल है। थोथा चना बाजे घना गुरुजी। हाँ। छाने इंडिया जी, आपके साथ बैठ के ना मुझे बड़ा आनंद आता है। एक तो चेतन जी और एक आप दोनों ही यहाँ पर अच्छा, आशा जी भी बोलती है, संदीप जी भी, कभी अजीत जी भी बोलते हैं। बाकी दूसरे को भी सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग सीखने के लिए आए हैं ना, तो बोलने से थोड़ा सा जल्दी सीख हो जाता है ना।
कोई बात नहीं, दूसरे लोग भी आ ही जाएंगे। हमने अभी बात किया धनु राशि से संबंधित, तो ऋतु विकार है, अस्थि भग्न हो गया, मज्जा रोग और रक्त दोष, ब्लड से संबंधित जो व्याधि है वो भी हम धनु राशि से भी देखेंगे। अब आ गया गुरुजी, ये जहाँ भी आएगा वहां रक्त दोष तो पक्का आना चाहिए फिर, हाँ क्योंकि मज्जा पूरा रक्त, मज्जा में ही रक्त बनता है गुरुजी। हाँ ठीक है। अब आ गया मकर राशि। तो मकर राशि शनि का राशि है। अब शनि का कार्य क्षेत्र के बारे में तो आप पता ही है, वायु से संबंधित दोषों को लेकर के घूमने वाला। तो वात है, और वायु जो है हमारे शरीर के निचले नाभि से निचले वाले भाग में रहता है। तो मकर राशि का मतलब है हमारे शरीर में घुटना, जानु भाग में, जानु संधि में, संपूर्ण घुटना के उस एरिया में अपना असर दिखाता है। उस अंग से संबंधित यह राशि है। वात रोग इसका रोग है, शीत रोग, क्योंकि पूरा ही आप वायु से रिलेटेड देख लो ना। चर्म रोग भी ये दे सकता है और रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी ये दे सकता है। कुंभ राशि, उसका भी मालिक है शनि। संबंधित अंग जंघा और पिंडली। अब ये थोड़ा पीछे की ओर अगर देखना हो, कोई कहता है सर मेरे, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पिंडली को, जो भी बोले चलो, पिंडली आपको समझ में आ ही गया होगा। जंघा और पिंडली, पिछले वाले जो भाग है नीचे और ऊपर, इन दोनों जगहों में कुंभ राशि से संबंधित ये अंग है। अगर हम यहाँ व्याधि के बारे में बात करेंगे, काफ ना गुरुजी? हाँ, कास रोग नहीं, काफ, पिंडली का मतलब काफ ना गुरुजी? काफ मसल्स। अच्छा, काफ मसल्स, हाँ वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में मुझे नहीं, काफ बरोबर है शब्द है, एकदम काफ बरोबर है। काफ, अच्छा अच्छा, हाँ ये मेरे को याद नहीं था, पता नहीं था, ठीक है। तो वही जंघा है, पिंडली हो गया, मतलब कि पैर के पिछले वाला जो गांठ सा जैसा होता है ना, जहां पर, वो पिंडली बोलते हैं उसको। तो वहां पर वायु का प्रभाव है। अगर हम व्याधि को देखेंगे तो जलोदर, कुंभ राशि में जलोदर देखना है, मानसिक रोग देखना है, ऐठन हो जाना शरीर में, टाइटनेस हो जाना। जंघा और पिंडली, नी जॉइंट में दर्द होना, वहां सूजन होना, सभी कुंभ राशि से देखेंगे। गर्मी शरीर में बहुत ज्यादा लगना, कुंभ राशि से देखेंगे। अब आ गया मीन राशि। मीन राशि का संबंधित अंग जो होता है वो पैर के नीचे का जो टखना होता है ना, क्या बोलते हैं टखने को, जहां से हम जमीन में अपने पैर को रखते हैं, पिछला वाला भाग, हील। पंजा। हाँ जी, एंकल। अच्छा, एड़ी के ऊपर हिस्सा। हाँ, तो एड़ी हो गया, वहां पर मीन राशि का प्रभाव है। पाद तल, मतलब पैर के पूरा नीचे का भाग पूरा ही लगा लो, मीन राशि। बहुधा लोगों को जलन होती है पैर के तलवे में, मीन राशि देख लो। पैरों की उंगलियां, शरीर में ना जो एलर्जी है, एलर्जी वो मीन राशि ही उत्पन्न करता है, मीन राशि से देखना है। चूंकि एलर्जी जो है वो रक्त विकार है और एक तरह का चर्म रोग भी है, तो यह दोनों भी उसके संदर्भ में हमें देखना है। चर्म रोग और रक्त विकार यह मीन राशि से होगा। रोगों में देखेंगे तो आम बात, ग्रंथि रोग और गठिया मीन राशि से देखेंगे।
इस गठिया ग्रंथि रोग को हम कुंभ राशि से भी देख सकते हैं। ग्रंथि रोग क्या हुआ गुरुजी?